हैं क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर एक मंदिर होता है और इस मंदिर के भगवान भी हम ही होते हैं और भक्त भी हम होते हैं, इसलिए दोनों को नाराज नहीं किया जा सकता है। और जिनका इंतजार हमें था, मिस्टर मनोज पिंगुआ, ACS हेल्थ, बहुत ही जल्द वो हमारे बीच यहाँ मंच पर मौजूद होंगे, जिनसे हम बातें करेंगे स्वास्थ्य को लेकर, जिनसे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को लेकर कि किस तरह से और क्या कुछ जो फैसिलिटीज है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वो उन तक पहुंचाया जाए और क्या कुछ सुविधा यहाँ की जनता को दिया जाए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो और अच्छा और बेहतर हो सके। और जब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, मिस्टर मनोज पिंगुआ, ACS हेल्थ बहुत ही जल्द हमारे बीच यहाँ मंच पर होंगे। आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जिनका हमें इंतजार था, मिस्टर मनोज पिंगुआ, ACS हेल्थ हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ के हेल्थ कॉन्क्लेव में मिस्टर मनोज पिंगुआ, ACS हेल्थ, और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे ग्रुप एडिटर मनोज सर का। आगे के सेक्शन की शुरुआत करेंगे। शुक्रिया। तो हम सेशन के बहुत दौर में आ गए हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ साहब। मनोज पिंगुआ साहब वैसे तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में रच बच गए हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं और केंद्र सरकार में भी प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं। कई सारे अहम फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने एक अपनी उपस्थिति दर्ज की और उनके कार्यों की चर्चा देश में भी होती है और प्रदेश में भी होती है। इस वक्त वो प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं और कहा जाता है कि जीवन के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, तो स्वास्थ्य विभाग के वो प्रमुख हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज के हेल्थ कॉन्क्लेव में। धन्यवाद मनोज जी। जी, तो दो मनोज इस वक्त बैठे हुए हैं, एक न्यूज से हैं और एक सरकार से। मनोज जी, मैं ये आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ को अगर हेल्थ इंडेक्स में देखा जाए तो हालांकि पिछली सरकार ने कई सारे दावे किए हैं, लेकिन मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा आंकड़ों की जुबानी कि छत्तीसगढ़ अभी स्वास्थ्य के मसले पर कहां है और ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं, ऐसी कौन सी योजना है जिस पर छत्तीसगढ़ आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर काम कर सकता है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आंकड़ों की जुबानी आप समझना चाहते हैं, तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जिन इंडिकेटर्स को हम देखते हैं, तो उन इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें जो कि विभिन्न योजनाओं का आउटकम के रूप में उसको हम देख सकते हैं कि एक तो हम देखते हैं कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला। तो माननीय मोदी जी की जब से केंद्र में सरकार बनी है, तो तब से एक कार्यप्रणाली में ये चेंज हुआ कि आउटकम ओरिएंटेड काम हम लोग करते हैं और आउटकम के आधार पर देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे। तो उसमें जैसे शिशु मृत्यु दर की बात करें या मातृत्व मृत्यु दर की बात करें, तो इन सब में अभी हम थोड़े पीछे हैं और वैसे अभी काफ़ी प्रयास चल रहे हैं और धीरे धीरे करके सुधार होता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से देखें तो हम उसमें काफ़ी आगे इस बीच आ गए हैं और जो ये
सेक्स रेशियो है यहाँ का, जो लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों से संबंधित गतिविधियों का, योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो लिंगानुपात में हम जो सबसे अच्छे लिंगानुपात वाले राज्य हैं उनमें से हम एक हैं। उसके बाद आप अगर देखें तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि सब हेल्थ सेंटर हमारे लोगों के लिए उपलब्ध है कि नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उपलब्ध है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं कि नहीं, तो उन सब इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो हमारा जो पॉपुलेशन के मापदंड के हिसाब से जितनी संख्या होनी चाहिए, तो ये हमारी संस्थाएं, उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये पर्याप्त संख्या में है। खाली हमारा जो बस्तर का दूरस्थ अंचल है वहाँ पर हम अभी इस स्टैंडर्ड मापदंड के हिसाब से, बेंचमार्क से थोड़े पीछे चल रहे हैं। उसके बाद जितने प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने की बात है, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से 12 तरह की सेवाएं होती है, फिर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा 100 से अधिक, करीब करीब 120 तरह की जांचें करानी होती है। तो ये सभी चीज़ें जो मापदंड निर्धारित किया गया है भारत सरकार का, वो सभी हमारे यहाँ अच्छी तरह से हो रहा है। जी, अभी अगर देखा जाए तो चाहे वो अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक केंद्र हो, सबको मिला के करीब करीब संख्या शायद 1066 के आसपास ऐसी मानी जाती है। हो सकता है कुछ बढ़ भी गई हो। और अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गुणवत्ता है जिसके आधार पर तय किए जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत कम संख्या। ये कहा जाता है कि शायद 60 के आसपास या 55 के आसपास ऐसे अस्पताल हैं जो उस गुणवत्ता पर खड़ा उतरते हैं, क्योंकि उस इंडेक्स में, गुणवत्ता के इंडेक्स में बहुत नीचे छत्तीसगढ़। इसमें मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि गुणवत्ता के इंडेक्स में जो जिन चीज़ों में पीछे है उसमें हमने स्वीकार किया और उसमें मेहनत जारी है। लेकिन जो गुणवत्ता का इंडेक्स है उसमें छत्तीसगढ़ बहुत पीछे नहीं है। उसमें स्टेट्स के इसमें लिस्ट में लगभग बीच बीच में आता है और उसमें लगातार सुधार जारी है। और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग जो सबसे अच्छे स्टेट्स हैं उनके लिस्ट में आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चूंकि नक्सली घटनाएं बहुत होती रहती हैं और कोशिश सरकार करती है, प्रशासन करता है कि इस तरह की घटना ना हो, और हमने देखा है कि बहुत सारे जवानों की कैजुअलिटी भी होती है। तमाम सीआरपीएफ के जवान और वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने से ये पता चलता है कि अगर बस्तर में ही एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर बना दिया जाए, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो किसी के पैर में गंभीर चोट आ जाती है, हाथ में आती है, और उनको रायपुर लाने के लिए या नज़दीकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं। अगर वहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो शायद हम दुर्घटनाओं से और बच सकते हैं। जी हाँ, ये शासन के पास विचाराधीन है ट्रॉमा सेंटर बनाने का भी, और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बस्तर के लिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बिल्डिंग, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसके इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की जा रही है और मैन पावर भी आ जाएगा। तो इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड और बड़ी संस्थाएं हैं उसमें उसकी तैयारी करने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो लगभग उसकी पूरी तैयारी है। और बहुत बड़ी समस्या मैन पावर की होती है, क्योंकि दूरस्थ अंचल में हम सारी कुछ बिल्डिंग बना देते हैं, इक्विपमेंट्स ला देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स आने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं। तो उनके लिए भी अच्छे पैकेज की व्यवस्था की जा रही है। और आपके माध्यम से जो डॉक्टर्स देख रहे हो, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के भी डॉक्टर ये कार्यक्रम देख रहे हो, तो आप सबसे मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। सैलरी तो सबका बराबर होता है, लेकिन उसके ऊपर आपको जो वहाँ कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ेगा तो उसको टॉप अप किया जा सकता है और आपके लिए सेवा का एक बहुत अच्छा अवसर होगा। इसलिए बस्तर में आए और वहाँ सेवा दें। कई सारे डॉक्टर्स इस मंच पर आए, उन लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और एक चुनौती उन्होंने बताई कि जब हम सुदूर इलाकों में जाते हैं, बस्तर जैसे ट्राइबल बेल्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि एक बड़ी आबादी है जो अभी अवेयर नहीं है, वो जो दवाइयाँ हैं वो लेने को तैयार नहीं है, वो डॉक्टर पर बहुत जल्द भरोसा नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमारी पुरानी जो औषधियाँ हैं, पुरानी दवाइयाँ हैं, या उनके पुराने जो मेथड हैं, जो चाहे वो जादू टोना आप जिसे कह लें, वो चीज़ें हैं, तो उससे जुड़ाव के लिए, उनके नज़दीक पहुंचने के लिए, जैसे
एक योजना मुख्यमंत्री हाट बाजार जन स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी जो जुड़ाव को लेकर है, क्या वो आप मानते हैं कि वो इम्पैक्ट कर रही है, वो असर कर रही है? ऐसी कुछ और योजना आपके दिमाग में? जी हाँ, ये हाट बाजार योजना जो है वो एक बहुत अच्छी योजना है लोगों के जुड़ाव के लिए और जागरूकता के लिए, खास करके ऐसे बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में। और उसके अलावा ये आपने जो एक बात कही कि जादू टोना, तो उसमें भी हम दो तरीके से उसमें भी दो अलग अलग विधाएं या विधियां हैं। एक तो जो जादू टोना वाला है जो कि चमत्कारिक तरीके से इलाज वाला, तो उसको कभी भी विभाग या सरकार उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो हर समय रिजल्ट नहीं दे सकती है, प्लस उसमें सच है कि झूठ है कोई जानता नहीं है। लेकिन एक दूसरा जो लोकल मेडिसिन वाला है, जो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन वाला है, तो वो एक वैज्ञानिक पद्धति है। ये जरूर है कि उसकी क्लास में उसकी पढ़ाई नहीं होती है, वो जो है ट्रेडिशनली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है, तो उन लोगों पर लोगों का बहुत भरोसा है और वो सिस्टम कारगर भी है। हालांकि हमारे स्वास्थ्य विभाग में उस तरह के जो वैद्य या जो परंपरागत चिकित्सक हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन वन विभाग के माध्यम से उनको संरक्षण और उनको बढ़ावा दिया जाता है। चूँकि गाँव वालों का उसमें बहुत भरोसा है, इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उनको हम सीधे डिस्कार्ड न करते हुए उनके माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम करें। जैसे वो भी एक काम करते हैं और उनका भी अपना लिमिटेशन है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ में उनकी दवा कारगर होगी, इसमें नहीं होगी। बहुत बार ये होता है कि मरीज का बहुत वक्त जाया हो जाता है गलत जगह चले जाने में। बहुत चीज़ों के लिए वैद्य और परंपरागत चिकित्सक की दवाएं कारगर नहीं हैं, तो वैसी स्थितियों के लिए उनसे इलाज नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन ये सभी को समझने की आवश्यकता है और इसका प्रचार प्रसार भी लगातार चल रहा है। अमूमन देश की जो आबादी है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक शहरी आबादी और एक ग्रामीण आबादी। लेकिन एक और आबादी है जो जंगलों में रहती है, और इसे समझने के लिए चूंकि आप ट्राइबल मिनिस्ट्री में भी रहे हैं भारत सरकार की, तो शायद तमाम ऐसे इलाके उन लोगों के जो जीवन यापन की चीज़ें हैं, स्थिति को बहुत समझा। और देश में शायद पहली सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझा कि सिकल सेल एक बड़ी बीमारी है जो धीरे धीरे आदिवासियों की आबादी को खत्म कर रही है और उन्हें गंभीर पीड़ित कर रही है। इसे लेकर कार्ड भी बनाया गया। आपको लगता है कि कितना कारगर है? आपने विशेष रूप से सिकल सेल की बात की और कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में आपने बात किया जो जंगलों में रहते हैं। तो हमारे यहाँ भी 5 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनको हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं। उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं विशेष रूप से पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम जनमन स्कीम चालू की गई थी, और उसके माध्यम से वहाँ पर जो कमियां हैं, वहाँ पर जैसे अगर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है या और कोई सुविधा की आवश्यकता है, तो वो सुविधाएं उन लोगों तक पहुँचाई जा रही है और उसमें जल्दी ही हम लोग सैचुरेशन पे पहुँच जाएंगे। दूसरी आपने जो बात की सिकल सेल एनीमिया की, सिकल सेल एनीमिया जो है वो छत्तीसगढ़ का एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें हालांकि अगर आप देखें तो प्रभावित जनसंख्या जो है, अभी तक जो आइडेंटिफाइड मरीज हैं वो करीब 30,000 के करीब ही हैं, 30,000 से भी कम हैं, जो कि टोटल जनसंख्या का एक बहुत छोटा प्रतिशत होता है। लेकिन चूंकि सिकल सेल एनीमिया का कोई इलाज नहीं है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है और जागरूकता से ही इसको नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने से बचाया जा सकता है। तो वो वाला काम किया जा रहा है कि जागरूकता के माध्यम से आगे की पीढ़ी में ये न आगे ट्रांसमिट हो, उस पर ध्यान दिया जाए। और उसके अलावा जो पेशेंट हैं जो लगभग 30,000 से कम ही हैं संख्या में, उनका तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है कि जैसे उनको अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है या खून की कमी हो रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, पेन किलर दे दिया, हाइड्रोक्सिल यूरिया वगैरह जो उनके लिए दवा आती है वो दवाएं उनको दे दी गई, तो उससे लेकिन उनका परमानेंट इलाज नहीं होता है। और अगर ऐसी संख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में इसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगेन मैं आपके माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा। हाँ, एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इससे न सिर्फ ट्राइबल समुदाय प्रभावित है बल्कि छत्तीसगढ़ के कुछ और भी समाज हैं
जिसमें कि आनुवंशिक रूप से ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जागरूकता सब में, कहीं राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए अगर हम नाम हाँ नहीं, उसमें कई बार लोगों को उस तरीके से समझाना संभव नहीं होता है। जैसे कभी कभी ये बताया गया कि इस समूह में या इस समुदाय में या इस परिवार में बीमारी है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उसमें अब जो है रोटी बेटी का लोग संबंध नहीं करेंगे। तो इस तरह का एक स्टिग्मा जिसको बोलते हैं कि वो स्टिग्मा उनके लिए हो जाता है, जबकि वो स्टिग्मा की बात नहीं होनी चाहिए। वो एक डेलिकेट चीज़ है जिसको बड़ा सावधानी से डील करने की आवश्यकता है कि उसके लिए उनको जो दूसरे लोग हैं वो किसी तरीके से आउटकास्ट भी ना करें और इस चीज़ को साइंटिफिकली समझें कि क्यों उस ऐसे परिवारों में रिश्ता नहीं करना चाहिए। जी, एक सवाल है क्योंकि ये कैडर से जुड़ा हुआ है। अमूमन मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स को लगता है कि नीचे से ऊपर तक हमारा कैडर, यानी कि सचिव भी हमारा हो, प्रमुख सचिव भी हमारा हो, क्योंकि हमारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाए। और ये जब नहीं होता है, जब ब्यूरोक्रेसी ये अपने हिसाब से सोचती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी गलती हो जाती है। अगर एम्स को ले लिया जाए, देश भर में जो तमाम एम्स हैं उनका जो एरिया है वो करीब 100 से 125 एकड़ के आसपास का है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो एम्स का एरिया है वो 45 से 50 एकड़ के आसपास अभी हमारे पड़ोस में ही जहाँ पर हम लोग बैठे हैं उसमें है। और एम्स के लिए एक नई जगह जो आवंटित की है वो नई राजधानी में की है। अब एम्स एक है और उसके 2 परिसर होंगे। आप मानते हैं ये प्रशासनिक गलतियां हैं जिनको समझने में दिक्कत हो जाती है और आगे ये चीजें परेशानी बन जाती है? आपने जैसे एक एम्स का उदाहरण दिया, एम्स ही नहीं ऐसे बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि रायपुर, और न सिर्फ रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में और दूसरे राज्यों के भी बड़े शहरों में ये दिक्कत आती है, क्योंकि शहर के बीच में एम्स को जो मुख्य बिल्डिंग है उसको यहाँ एकदम प्राइम लोकेशन में, ये पिकाडिली होटल किसी जमाने में ये पहला होटल और सिटी का सेंटर हुआ करता था, तो इस जगह पे पास में जमीन एम्स को दी गई है। अगर शुरू में ही जमीन कहीं बहुत दूर दी जाती तो 100 एकड़ जमीन भी हो सकता है कि एक साथ मिल जाता, लेकिन फिर आने वाले मरीजों को दिक्कत होती, कई तरह की दिक्कतें होती। तो जमीन एक ऐसी चीज है जो कि अगर नहीं है तो नहीं है, उसका दूसरे तरीके से उसके उपाय कुछ सोचने पड़ेंगे। कुछ दिनों पहले एक अनौपचारिक चर्चा हो रही थी, तो उसमें ये बात हो रही थी कि अगर निजी जमीन भी मिले तो निजी जमीन को एक्वायर करके अगर दिया जा सकता हो तो उसको दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। तो चूंकि उस पर अभी कोई निश्चित उस दिशा में पहल नहीं हुई है, इसलिए अभी मैं उसमें आगे और टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शासन उसमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि एम्स को, न सिर्फ एम्स को बल्कि इस तरह के और जितने प्रोजेक्ट हैं उनको अच्छी जमीन प्राइम लोकेशन में मिले। दूसरी बात आपने कही कि जो डॉक्टर्स चाहते हैं कि पूरे कैडर में डॉक्टर्स ही रहें, तो ये डिबेट हमेशा चलता रहता है कि स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट, कि जर्नलिस्ट लोग डिपार्टमेंट्स को हेड करें या स्पेशलिस्ट। तो किसी भी एक डिपार्टमेंट में जो है उनका एक अपना डिपार्टमेंट का व्यू होता है कि हम डिपार्टमेंट और ये हमारा है, ये उनका है, ये वाली सोच डिपार्टमेंट में होती है। तो इसलिए जब से भारत देश आज़ाद हुआ है और संविधान लागू हुआ है, तो तब से ये व्यवस्था चली आ रही है कि जर्नलिस्ट लोग ही विभागों को हेड करते हैं, जिनका नज़रिया ऐसा हो कि ये हम हैं, ये हमारा विभाग है और ये इनका है, ये नहीं, हमारे आगे जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि हो और जनता की ज़रूरतों को ही हम सबसे ज़्यादा ध्यान दें, इसके लिए ज़रूरी है। और इसी कारण से विभिन्न विभागों के हेड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, लेकिन जो विभागीय कैडर से आते हैं वो भी ठीक ठाक सीनियरिटी तक जाते हैं, जो सभी विभागों में हो रहा है। मनोज पिंगवा साहब, हर सरकार कुछ ना कुछ ऐसी योजना लेकर आती है जो लोगों के मर्म और नब्ज को समझे। ये जो सरकार आई है, बहुत सारी घोषणाएं चुनाव के दौरान हुई और ये बताने की कोशिश की कि आपके बहुत नज़दीक है। ऐसा सरकार क्या करने जा रही है स्वास्थ्य क्षेत्र में जिससे माने कि हाँ वाकई एक परिवर्तन हुआ है, एक बड़ा संकेत निकल कर आया, एक बड़ा उदय हुआ है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाएं धीरे धीरे बेहतर होती जा रही हैं और यहाँ पर इस तरह की कोई भी बड़ी कमी ऐसी नहीं थी जिसमें कि
जिसमें कि कुछ ऐसा निर्णय किया जाता कि अब कहा जाता कि ये एक क्रांतिकारी निर्णय है और इसके बाद से बहुत कुछ बदल जाएगा। तो बहुत कुछ उस तरीके से बदलने के लिए अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बचा ही नहीं है, और जो है वो उसमें लगातार सरकार काम कर रही है। और उसको नहीं, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बस्तर में ये कहा जाता है कि जितने हमारे जवान नक्सलियों की गोली से नहीं मरते, उससे ज्यादा वो मलेरिया और डेंगू से मर जाते हैं। तो एक बड़ा संकेत है, जब कोई इस लाइन को सुनता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार इतना बड़ा फंड गृह मंत्रालय से लेकर राज्य तक और खर्च होता है, और बावजूद हम गोलियों से नहीं मरते बल्कि मच्छर के काटने से मर जाते हैं। तो क्या इसे लेकर इस तरह की बहुत सारी चीजें। हाँ, तो ठीक है, आपने जैसे अगर मलेरिया का ही उदाहरण दिया तो मैं इसीलिए कोई ऐसा ये बता रहा था कि कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज करने वाले काम में मलेरिया मुक्त बस्तर भी एक बड़ा काम है। और पहले जहां एनुअल पैरासाइटिक इंडेक्स, अभी तुरंत आंकड़े मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन जो था उससे करीब 90% कमी आ चुकी है। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मलेरिया वाले क्षेत्रों में से बस्तर आता है, और इसके लिए मलेरिया मुक्त बस्तर करके 7 चरणों में ये अभियान चलाया जा चुका है। और ये अभियान अभी भी बंद नहीं हुआ है, आगे भी चल रहा है और आगे भी ये मुक्त होगा, आगे भी होगा। तो चूंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि ओवरनाइट चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन लगातार भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें मिल के काम कर रहे हैं, और इसमें भी आने वाले समय में अच्छा होगा। और कुछ जो पहल आप बता रहे थे कि जैसे हमारे जो मितानिन बहनें जो फील्ड में काम करती हैं, और आज वो एक इतना अच्छा काम कर रही हैं कि वो भी एक विभाग की रीढ़ की तरह से काम कर रही है। हमारा पहला इंटरफेस जो पब्लिक के साथ है वो मितानिनों के माध्यम से है, लेकिन मितानिनों की कई समस्याओं में से एक उनका वेतन जो ड्रॉल होता है उसमें अक्सर देरी होती है, और उसके कई कारण हैं। उन कारणों पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसका समाधान में एक है कि उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे उनके खाते में उनके सैलरी और जो उनके इंसेंटिव्स की राशि है वो दी जाए। तो उसकी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसी प्रकार से बहुत सारी और चीज़ें हैं, किसको हम नंबर 1 में और किसको नंबर 2 में बताना चाहेंगे। आज चूँकि मंत्री जी भी आपके कार्यक्रम में आने वाले हैं, इसलिए मैं ये उनके लिए बचा के रखना चाहूँगा कि आप ये उनसे ही जानेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंत्री जी को नहीं पता होती है, वो एक विभाग का मुखिया ही बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करता है। उदाहरण के तौर पर अर्थ यानी कि पैसा। कई सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं, चुनाव में फ्रीबीज की घोषणाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं, और वो फ्रीबीज की घोषणाओं का असर तमाम योजनाओं पर पड़ रहा है। उसमें मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग भी अछूता नहीं होगा। आपने बताया कि मितानिनों का पैसा उस तरीके से नहीं जा पा रहा, थोड़ा रुकावट होती है, देर से जाता है, हम उसे व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मानते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको विकास करना है तो आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, करीब करीब हर राज्य की स्थिति है, और इस देश में कोई भी राज्य ऐसा अछूता नहीं है जो कर्ज नहीं ले रहा। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश ने 88,000 करोड़ का कर्ज अब लेने जा रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है। आप मानते हैं कि फ्रीबीज की घोषणाओं के कारण बाकी तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, पीडब्ल्यूडी हो या दूसरे विभागों, उन पर असर पड़ रहा है? एक चुनौती है ये भी, चूंकि राजनीतिक स्तर पर फ्रीबीज की घोषणाएं की जाती हैं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन चूंकि आपने मुझे प्रोवोक किया कि मैं क्या हो रहा है उसमें और कुछ बोलूं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि और जो, क्योंकि नेताजी मंत्री जी कह देते हैं, झेलना आप लोगों को पड़ता है। तो जो राज्य शासन की और कुछ प्राथमिकताएं हैं जिसमें अभी काम चल रहा है और आने वाले समय में उसका रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे किडनी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो अभी हमारे पास डायलिसिस यूनिट जो हैं वो लगभग 30-35 जगह उपलब्ध हैं। तो हमारे 146 विकास खंड हैं, तो उनको चरणबद्ध तरीके से सभी विकास खंडों तक डायलिसिस यूनिट उपलब्ध कराया जाना वो एक सरकार का निर्णय है, जिस पे धीरे धीरे काम चल रहा है। इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड का अभी अगर परिवारों का कवरेज देखा जाए तो 100% कवरेज हो चुका है, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो लगभग अभी भी 17-18% लोग उस कवरेज से छूटे हुए हैं। और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से
अगर किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, खुदा ना करे, भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो उसकी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक सरकार ले लेती है और लगभग 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट उसको मिलता है। तो उसमें अभी कई तरह की समस्याओं के कारण इसमें जो दिक्कतें थी, इसका कवरेज बढ़ा के 100% पूरी तरह से किया जाने वाला है। तो ये सब कुछ निर्णय हैं जो बड़े निर्णय हैं, जिसका प्रभाव सीधे आम जनता पर पड़ेगा। और इसको चूंकि आप बोल सकते हैं कि जब होगा तो जब पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तभी इसका असर दिखेगा, इसलिए मैं अभी उसको नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन फिर भी सबकी जानकारी के लिए, क्योंकि इसमें एक सहयोग की भी आवश्यकता है। जैसे जो आयुष्मान कार्ड वाला ही जो काम है, तो आयुष्मान कार्ड में जो लोग बचे हैं, अभी कई स्थानों पर कोई हम अपना आउटलेट खोलकर बैठे हैं लेकिन कोई उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं आ रहा है। तो आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे रजिस्ट्रेशन अपना करा सकता है। तो जो भी छूटे हुए लोग जिनका अपना आयुष्मान कार्ड नहीं है, वो अगर आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कृपया आप अपना ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करें। और अगर आपको ऐप से कोई दिक्कत आती है तो नियरेस्ट जो आपका स्वास्थ्य का केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां पर जाके संपर्क करें और कार्ड अवश्य बनाएं ताकि आप इस कवरेज में आ सकें। ये अच्छी बात है कि इंडिया न्यूज़ के हेल्थ कॉन्क्लेव से कम ये कार्ड बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। कहा जाता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार होता, उसका कोई परिवार का सदस्य बीमार होता, तो कई सालों के लिए वो कर्जदार हो जाता है, क्योंकि आपको तत्काल कर्ज लेना पड़ता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, या तो वो अपनी ज़मीन घर गिरवी रखता है। सरकार ने उस परेशानी से बचने के लिए व्यवस्था की है। चूंकि आपने आयुष्मान योजना का जिक्र किया, हमारा समाज मानव का समाज है, मानव का समाज होगा तो विसंगति होगी ही, और विसंगति होगी तो भ्रष्टाचार आता ही है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि आयुष्मान में भ्रष्टाचार है? क्योंकि करीब करीब हर राज्य से इस तरह की शिकायतें आती हैं कि फर्जी इलाज भी होता है, कई सारे नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल इसका गलत फायदा उठाते हैं, सरकार का नुकसान होते हैं। आप ये भी मानते हैं क्या कि प्राइवेट अस्पतालों का भुगतान सरकार जल्दी कर देती है और सरकारी अस्पतालों का नहीं होता? उदाहरण के तौर पर एम्स, 100 करोड़ का भुगतान अब तक एम्स का आयुष्मान का नहीं हुआ। देखिए, ऐसे आयुष्मान के भुगतान में वैसे कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है। उसको भुगतान प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया है और उसमें जो जिसका पहले प्रोसेस होता है उसको मिलता भी पहले है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं है। तो जैसे संकेत मिल रहे हैं, जैसे जानकारी मिल रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसमें भ्रष्टाचार है और इसलिए इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें होता ये है कि जैसे आपने कहा कि सरकार का पैसा, ये पैसा सरकार का नहीं है, सरकार कोई अपने ऊपर खर्च नहीं करने वाली थी। ये पैसा जो है वो ये खर्च होता जो हमारे पेशेंट हैं, जो पब्लिक हैं, उनके ऊपर ही ये पैसा खर्च होता। अगर कोई पैसा इसमें एक्स्ट्रा बचता है तो वो राशि भी जो व्यय होती वो पब्लिक के ऊपर ही होती। लेकिन अगर इसमें जो गड़बड़ होती है तो उसमें जो मरीज है उसके साथ मिलके फर्जी बिलिंग की कोशिश की जाती है और उसके माध्यम से गड़बड़ी की जाती है। तो मेरा इसलिए सबको जागरूक बनाने का, और आपके माध्यम से बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि इस माध्यम से जागरूकता बढ़ेगी तो लोग ये देखें कि इलाज के ऊपर पैसा खर्च हो, न कि अनावश्यक चीज़ों के ऊपर। और कोई आपके साथ मिल के कोई फर्जी बिलिंग और इस तरह का फर्जीवाड़ा करके अगर करता है तो उसका अल्टीमेट नुकसान जनता को ही होता है, क्योंकि वो सरकार का जो भी पैसा है वो जनता के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री या मंत्री महोदय ने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन बतौर प्रशासनिक मुखिया इस विभाग के आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति शासन की है और वो हमारे विभाग में भी वो फॉलो हो रही है। हमारे विभाग के मुखिया माननीय मंत्री जी भी आ चुके हैं और हाल फिलहाल में जो एक्शन हुए हैं, आपने देखा होगा कि कहीं किसी डॉक्टर ने किसी मरीज से इलाज के एवज में पैसे की मांग की तो प्रारंभिक जांच के बाद उस पर कार्रवाई करने में तनिक भी विलंब नहीं किया गया, कुछ घंटे के अंदर कार्रवाई हो गई, उसको निलंबित कर दिया गया। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार से अगर कोई भी भ्रष्टाचार का कोई भी वाकया दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं होगी।
तो मनोज पिंगला साहब जो कि विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे हैं केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, केंद्र में भी उनकी तारीफ होती है। कई सारे मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं जो कि विभागों में हैं, वो तारीफ करते हैं। प्रदेश में भी अच्छा काम किया जा रहा है और जिम्मेदारी के साथ कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ में बेहतर काम करेगा। और मुझे लगता है मंत्री जी अभी मंच पर आएंगे, उससे बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपने बताया कि कितना अच्छा काम करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तालियां बजती रहनी चाहिए।